वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल में, पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। बस शेयर जरूर कर देना कि बहुत से बच्चों को पता नहीं है सेशन स्टार्ट हो गया है, तो बस सभी को पता भी लग जाएगा। स्टार्ट करें, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज फेनाटिकल। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ए एल लग रहा है, तो जिन शब्दों के लास्ट में ए एल लग रहा है वो वर्ड्स आपके क्या हो गए? एडजेक्टिव। फेनाटिकल का मतलब क्या होता है? जो कट्टर लोग होते हैं, है ना, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सबकी बात गलत है, इस तरह के लोगों को आप क्या बोलते हो? इस तरह के लोगों को फेनाटिकल बोलते हो। मतलब ये बहुत ज्यादा, इनके अंदर हद से ज्यादा एंथुजियाज्म होता है, जील होता है, जोश होता है अपनी बात को लेके। इनके हिसाब से अपनी ही बात सही होती है, बाकी सबकी बात गलत होती है। ऐसे लोग जेलस होते हैं, डॉगमेटिक होते हैं, कट्टर होते हैं, ऑब्सेसिव होते हैं, अपनी ही बात को सही मानते हैं ना। ऐसे लोग क्या होते हैं? बाइगॉटेड होते हैं। इनके हिसाब से सिर्फ इनकी बात सही होती है। एंटोनिम्स मॉडरेट है, ठीक ठाक है, डिस्पैशनेट है, उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, टॉलरेट है, दूसरों की बातों को भी टॉलरेट कर ले। तो अगर आप बहुत ही जीलफुल, मतलब बहुत ज्यादा ही ऐसा कमिटमेंट करते हो कि आप उसमें पूरी तरीके से चले जाते हो आइडियोलॉजी को लेके, आइडियोलॉजी मीन्स आपकी विचारधाराओं को लेके, तो इससे बातचीत हो ही नहीं सकती। तो अगर आप सिर्फ अपनी ही अपनी बात सही मानोगे, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगे, तो कभी भी कन्वर्सेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। पैरालिटिकल मीन्स बहुत ही ज्यादा कट्टर। अब देखो दो तरह के शब्द होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो हो गया डॉगमैटिक, है ना। डॉगमैटिक थोड़ा सा नेगेटिव टोन का वर्ड चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत कट्टर है, जो अपनी अपनी चलाता है, अपनी अपनी बात मान। एक वर्ड होता है डॉग्ड। डॉग शब्द का मतलब क्या है? कि आप अपने काम को लेके क्या हो? आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो। इसका मतलब आप क्या हो? आप डॉग्ड। तो अगर कोई इंसान डॉग्ड है, मतलब वो अपने काम को लेके पूरी तरीके से उस चीज में क्या है? अड़ा हुआ है, डिटरमिन्ड है वो। अपने काम को लेके क्या है? बहुत ही ज्यादा परसिस्टेंट है। दैट मीन्स डॉग्ड है। अच्छा, अब एक तो ये भी, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब इसकी तीसरी कैटेगरी क्या आती है? जो लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। तो मुझे जिद्दी लोगों के कितने सिनोनिम्स बता दोगे अभी आप? मुझे 50 सिनोनिम्स बता दो, सारे टोटल मिला के। कोशिश करते हैं, चलो कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेट्स ट्राई। तो जो लोग जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, एडमेंट होते हैं, इंट्रांसिजेंट होते हैं, मतलब चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को, ऑब्ड्यूरेट होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। हाँ, आप लोग भी मेरी पूरी तरीके से हेल्प करते हुए चलोगे जो लोग जिद्दी होते हैं उनके बारे में बताने में। और कोई वर्ड नेगेटिव टोन का वर्ड किसी को याद आ रहा हो जो लोग जिद्दी होते हैं? चलो अब थोड़े से पॉजिटिव टोन वाले वर्ड्स लिख लेते हैं पहले। ये लोग क्या होते हैं? बहुत डिटरमिन्ड होते हैं। अभी अभी हमने वर्ड पढ़ा, डॉग्ड होते हैं। अनवेवरिंग होते हैं। अनवेवरिंग मीन्स हिलते नहीं है अपनी बात। रिलेंटलेस होते हैं, जो एक बार ठान लिया उसको पूरा ही करते हैं हर हालत में। टेनेशियस होते हैं। स्टेडफास्ट होते हैं। अनरिलेंटिंग होते हैं, रुकते नहीं है, लगातार मेहनत पे मेहनत, काम पे काम किए जाते हैं। परसिस्टेंट होते हैं। परसिवियरिंग होते हैं, लगातार उस पर काम करते हैं। स्टॉन्च होते हैं, पूरी तरीके से उसमें जान लगा देते हैं। रिजोल्यूट होते हैं, पूरी तरीके से जान लगा देते हैं, उस चीज को छोड़ते नहीं है किसी भी हालत में। फर्म होते हैं अपने काम को लेके। अनवेवरिंग लिख लिया तो अनस्वर्विंग होते हैं, हिलते नहीं है, जो सोच लिया वो सोच लिया, जब तक वो पूरा नहीं होगा उस चीज को छोड़ेंगे नहीं। अनबेंडिंग होते हैं, झुकते नहीं है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21। 4 वर्ड्स और इस पेज पे बता दो, फिर अगले पेज पे ईडियम्स पे आ जाएंगे। हाँ, अनयील्डिंग होते हैं, वेरी गुड। अनयील्डिंग होते हैं, झुकते नहीं है। रिकैल्सिट्रेंट होते हैं। रिकैल्सिट्रेंट इज व्हाट? जिद्दी होते हैं, राइट, वेरी गुड। रिकैल्सिट्रेंट होते हैं। परसिस्टेंट लिख दिया, परसिस्टिंग कह सकते हैं।
कोई चीज लगातार चली जा रही है, रुक नहीं रही, परसिस्टिंग कह सकते हैं। चलो, इंसेसेंट होते हैं, रुकते नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो 25 हो गए। अब आ जाता है नेक्स्ट 25 है, यहाँ पे हम इडियम्स लिखने वाले हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं वो क्या कहते हैं, या तो मेरी बात मानो या भाड़ में जाओ। मतलब क्या बोलते हैं वो, माई वे और द हाईवे। जो लोग जिद्दी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी हील्स डिग इन करते हैं, डिग इन देयर हील्स। ये लोग क्या करते हैं, स्टिक टू वंस गन्स, अपनी गन्स पे स्टिक करते हैं, स्टैंड ऑन फर्म ग्राउंड, बहुत ही फर्म ग्राउंड पे खड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लोग चेंज नहीं होते, स्टैंड ऑन फर्म ग्राउंड बोलते हैं, या फिर इसको होल्ड वंस ग्राउंड भी बोलते हैं। मतलब जो मैंने कह दिया वो कह दिया, अब मैं उस बात से बिल्कुल भी हिलूंगा नहीं। तो ये सच सब लोग क्या होते हैं, ये सब लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, मीन्स फर्म रहते हैं, अपनी अपनी बात को चेंज नहीं करते। कीप वंस चिन अप भी कह सकते हैं, इनकी जो चिन होती है वो हमेशा अप रहती है। मतलब ये लोग कभी भी झुकते नहीं है, ये अपने रास्ते पर बने रहते हैं। स्टे द कोर्स, स्टे द कोर्स का मतलब क्या है, अपने रास्ते पर बने रहेंगे। दे डोंट बज एन इंच, वेरी गुड, एक इंच भी नहीं हिलते, एक इंच भी नहीं हिलते, जो कह दिया वो कह दिया, हल्का सा भी नहीं हिलेंगे। तो ये सारे के सारे इडियम्स किन लोगों के हो गए, ये उन लोगों के हो गए जो लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते। कितने हुए थे, 25 हो गए थे यहाँ पे, है ना, 25, और ये 5 हो गए, 30, 33 हो गए। आ जाए अगले पर। चलो अच्छा, अब वो वाले लिख लो, ये तो हो गए 33। अब कौन से वाले लिखोगे, जो लोग कट्टर होते हैं। कट्टर होते हैं वो भी एक तरीके से जिद्दी ही है कि हमारी बात ही सही है, बाकी सबकी बात गलत है। तो कट्टर वाले लोग कौन कौन से होते हैं, बाइगॉटेड होते हैं। वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही इनटॉलरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डॉगमेटिक होते हैं, इनके हिसाब से इन्हीं की बात सही है, बाकी सबकी बात गलत है। तो ऐसे लोगों को नैरो माइंडेड भी बोल देते हैं। इनको लगता है जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ऐसे लोग क्या क्या बोलते हैं, जीलॉट भी बोलते हैं। जीलॉट मीन्स जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब लोग जितनी भी बातें कह रहे हैं वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी गलत। ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होते। अच्छा, नैरो माइंडेड का ना एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, जिन लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, जो एक कुएं के मेढक के जैसे होते हैं। ये वर्ड अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एडिटोरियल में किया था, द वर्ड वाज पैरोकियल, याद आ रहा है। पैरोकियल कौन थे, जिन लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, जो कुएं के मेढक के जैसे होते हैं, जो अपने आप को इंसुलेट करके रखते हैं बाकी चीजों से, मतलब जो कभी पूरी दुनिया देख ही नहीं पाते। ऐसे लोग क्या होते हैं, अपना दिमाग बंद करके रखते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है। इनको लगता है जो हमारे आसपास की दुनिया है वही सही है। अच्छा, जो लोग कट्टर होते हैं उनको फैनेटिक भी बोलते हैं। फैनेटिक भी कौन होते हैं, जो लोग बहुत कट्टर होते हैं। ऐसे लोग का बिलीव्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम होते हैं इसका मतलब क्या, रेडिकल बिलीव्स होते हैं, सबको मार काट दो जो हमारी बात नहीं मान। तो ऐसे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग भी कौन हो गए, जो लोग क्या होते हैं, जो लोग सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, हार्ड हेडेड होते हैं। मतलब इन लोगों को चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बदल ही नहीं सकते। 33 हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 40, 1 2 3 4 5 6, 46 हो गए। 4 वर्ड्स और बता दो, 4 वर्ड्स और रह गए हैं। हार्ड, हेड स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, जो लोग जिद्दी होते हैं, जो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। हेड स्ट्रॉन्ग कौन हो गए, जो लोग जिद्दी। और कोई वर्ड, चलो कोई बात नहीं, 47 कर लिया। चलो वापस आए। हाँ मैम, वो वाले वर्ड्स तो रह गए जब आप एनिमल से कंपेयर करते हो, राइट 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 राइट। तो कौन से एनिमल से कंपेयर किया जाता है, जो लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, म्यूल से। म्यूल कौन होता है, म्यूल होता है खच्चर। तो म्यूल हेडेड होते हैं। बुल, बुल हेडेड भी बोलते हैं। आप लोग करवा ही देते हो पूरे 50, है ना। तो बुल हेडेड होते हैं, म्यूल हेडेड होते हैं, मतलब खच्चर होते हैं, अपनी बात पे इतनी बुरी तरीके से अड़े होते हैं कि किसी और की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अच्छा, ये डिटरमाइन वाली में एक और वर्ड आ सकता है ना, कि इन्होंने जो सोच लिया वो सोच लिया, उसको चेंज नहीं करते। तो ये आयरन विल्ड होते हैं।
आयरन विल्ड का मतलब क्या है, जो ठान लिया वो ठान लिया, वो चीज चेंज नहीं होगी। हार्ड नोज्ड भी बोलते हैं जो लोग बहुत जिद्दी होते हैं। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी लोग, अपनी बात पे अड़े रहने वाले लोग, चेंज ना करने वाले लोग। जितने भी हमने वर्ड्स किए, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव। करवाई दिया आप लोगों ने। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एगोनी। एगोनी मीन्स दर्द। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। एगोनी मीन्स बहुत ही ज्यादा क्या है, सफरिंग है, पेन है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, इंटेंस फिजिकल और इमोशनल पेन, मतलब बहुत दर्द है। टॉर्मेंट, एक्सक्रूसिएशन, एंग्विश, मिजरी, डिस्ट्रेस, मीन्स बहुत ज्यादा पेन है। एंटोनिम्स ब्लिस खुशी है, एक्सटेसी बहुत बढ़िया सिचुएशन में हो, सेरेनिटी शांति शांति है, रिलीफ है। रिलीफ के दो वर्ड्स क्या होते हैं, रेस्पाइट है, रिप्रीव है। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, सुकून है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माउंटेनियर्स जो थे उन्होंने एंड्योर किया। एंड्योर मीन्स झेला। क्या झेला, घंटों का दर्द झेला। बिफोर द रेस्क्यू टीम फाइनली रीच देम, तो रेस्क्यू टाइम पहुंची उससे पहले उन्होंने बहुत ही ज्यादा दर्द झेला। दर्द। अगले वर्ड पे आते हैं कॉन्सोनेंट। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ए एन सी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया ना। इसमें एक वर्ड है को का मतलब क्या होता है, टुगेदर, साथ में। तो कॉन्सोनेंट्स का मीनिंग क्या है कि सब लोग एक दूसरे की बात से अग्री कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वही आप कह रहे हो, हम दोनों एक दूसरे की बात से अग्री कर रहे हैं। अग्री करने का ईडियम बहुत प्यारा एग्जाम में क्या आता है, CI2I। CI2I का मतलब क्या है कि हम दोनों एक दूसरे की बात से क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं। वी आर ऑन द सेम पेज। हम दोनों क्या है, सेम पेज पर है। सेम पेज पे है, इसका मतलब क्या है, हम दोनों एक दूसरे की बात से अग्री। तो अग्रीमेंट है, हार्मनी है, कंपैटिबिलिटी है, मतलब चीजें मैच कर रही हैं। हार्मनी है, कॉन्ग्रुएंस है, अकॉर्ड है, चीजें मैच कर रही हैं। हमने एक अग्रीमेंट कर लिया। अग्रीमेंट को क्या भी बोलते हैं, पैक्ट भी बोलते हैं। एंटोनिम्स नई बातें मैच कर रही हैं भाई, डिस्कॉर्ड है, इनकॉन्ग्रुइटी है, डिस्प्यूट हो रहा है, चीजें मैच नहीं। तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी को बनाया गया किसके अग्रीमेंट में, कि जितने भी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट, जितने भी वादे किए गए थे चीज़ों को सस्टेनेबल रखने के, कि चीज़ें खत्म ना हो, चलती रहे, तो उन सबको फॉलो करते हुए ही पॉलिसी को क्या किया गया, बनाया गया। तो वी आर ऑन द सेम पेज, वी सी आई टू आई, मतलब हम एक दूसरे की बात से अग्री करते हैं। अच्छा, जब दो लोग एक दूसरे की बात से अग्री करते हैं, हाँ, दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होता है, तो उसका एक बहुत प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड द वर्ड इज यूनानिमिटी। यूनानिमिटी शब्द का मतलब क्या होता है, कि सब लोगों के बीच में क्या है, अग्रीमेंट। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, यूनिटी इन माइंड। माइंड में यूनिटी क्या होगी, मतलब सब लोग क्या करें, सब लोग सेम ही बात करें। इसको कंसेंसस भी बोलते हैं। तो लोगों के बीच में अगर कंसेंसस है, कंसेंसस, लोगों के बीच में अगर कंसेंसस है, मतलब सब लोग एक दूसरे की बात से अग्री करें। फिर एक वर्ड आता है सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है, कि लोगों के अंदर क्या है, लोगों के अंदर यूनिटी। कहीं पे भी कोई भी इस तरह की चीज नहीं है कि लोग अलग अलग हो, लोग एक दूसरे के साथ यूनिटी रखें। फिर एक वर्ड आता है एमिटी। एमिटी का मतलब क्या होता है, एमिटी आता है, कैमराडरी आता है, एक बोन होमी आता है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, कि लोगों के आपस में क्या है, लोगों के आपस में एक रैपो भी आता है। सारे शब्दों का मतलब कि आपस में क्या है, आपस में फ्रेंडशिप है, किसी भी तरह की दुश्मनी। भी हमने वर्ड्स किए हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन। सारे के सारे शब्द आपके नाउन्स। हाँ, एक बच्चे ने बहुत प्यारा फ्रेज बोला, जब लोग साथ में होते हैं तो दे आर इन टैंडम। इन टैंडम शब्द का मतलब क्या होता है, कि मिलजुल के काम है, कंबाइंड है, अग्रीमेंट है, फ्रेंडशिप है, साथ साथ। इन टैंडम में साथ साथ, हाथों में हाथ, साथ साथ। तो दोनों चीजें क्या कर रही हैं, दोनों चीजें साथ साथ। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज इन्योर। अगर आप किसी चीज से इन्योर्ड हो, इसका मतलब क्या है, आपको अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। तो इन्योर हो मतलब आपको आदत है। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। आप किसी चीज से
लत मतलब आपको उस चीज की आदत हो गई है, अब वो चीज आपको खराब अफेक्ट नहीं करती, अब तो आदत सी है ऐसे जीवन की, आप एकस्टम्ड हो, हैबिचुएटेड हो, एक्लेमेटाइज्ड हो, मतलब आदत है आपको। एंटोनिम्स नहीं, वो चीज आपको अभी भी परेशान कर रही है, डिस्कंसर्ट कर रही है, अनसेटल कर रही है, अभी भी परेशान कर रही है वो चीज आपको। तो इतने सालों से हम डिजास्टर वाले एरियाज में काम कर रहे हैं, तो जो वर्कर्स हैं उनको आदत हो गई है खराब से खराब करने की, उनको बहुत अच्छे से आदत हो गई। चलो हमने यहाँ पे डिस्टर्ब करने की बात करी है, मुझे कितने सिनोनिम्स बताओगे डिस्टर्ब के? कितने बताओगे, 50 बता पाओगे? कोशिश करते हैं डिस्टर्ब के 50 की, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चलो लेट्स ट्राई इट। अगर आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? वेक्स कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो, पेस्टर कर रहे हो, पीव कर रहे हो, पी से एक और वर्ड था ना, हाँ, पेट्रब कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, डिस्क्वाइट कर रहे हो, अनॉय तो हमने लिख लिया, इर्क कर रहे हो, शेफ कर रहे हो, रैटल जैसे भी 3 वर्ड्स थे ना, रैटल कर रहे हो, रफल कर रहे हो, रैंकल कर रहे हो, नेटल कर रहे हो, मिफ कर रहे हो, अपसेट कर रहे हो, बॉदर कर रहे हो, एग्जास्परेट कर रहे हो, बग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। अच्छा, भड़काने वाले क्या क्या वर्ड्स होते हैं? इंसाइट कर रहे हो, प्रवोक कर रहे हो, इंसेंस कर रहे हो, इन्फ्लेम कर रहे हो, एग्रावेट कर रहे हो। एग्रावेट इज ऑल्सो वर्ड कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। ट्रबल कर रहे हो। कितने हो गए? 25 हो गए। 25 और बताओगे? डिस्ट्रेस कर रहे हो, उसको हैरस कर रहे हो, डिस्कम्पोज कर रहे हो, डिस्कंसर्ट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो आप उस इंसान को। हाँ, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। बैजर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। नीडल कर रहे हो, टीज कर रहे हो। गॉल लिखा है हमने? गॉल और राइल नहीं लिखे ना? गॉल कर रहे हो, राइल कर रहे हो, परेशान कर रहे हो आप उसे। प्लेग कर रहे हो, टॉर्मेंट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। अच्छा, भड़काने वाले में एक इन्फ्यूरिएट वर्ड भी रह गया ना, गुस्सा दिला रहे हो, भड़का रहे हो। इन्फ्यूरिएट कर रहे हो, राइट, परेशान कर रहे हो आप उसे। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? डिस्प्लीज कर रहे हो, हाउंड कर रहे हो, परेशान कर रहे हो आप उसे, उस इंसान को गुस्सा दिला रहे हो, दुखी कर रहे हो उसे। और कोई वर्ड? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, वहाँ 26 हो गए थे ना, 30 35, 36 37 38 39। एक वर्ड और बता दो, फिर उसके बाद इडियम्स पे आ जाएंगे। एक वर्ड और, जस्ट वन मोर वर्ड। आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। फोमेंट कर रहे हो, राइट, फोमेंट कर रहे हो तो ऑल्सो गुस्सा दिला रहे हो। चलो, हो गए 40 वर्ड्स। अब 10 वर्ड्स के इडियम्स बता दो मुझे। गेट ऑन समवंस नर्व्स, ड्राइव अप द वॉल, गेट अंडर समवंस स्किन। जितने भी मैं इडियम्स लिख रही हूँ, सबका मीनिंग क्या है कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? आप उस इंसान को बुरी तरीके से इरिटेट कर रहे हो। रफल समवंस फेदर्स, बहुत बढ़िया। रब समवन द रॉन्ग वे, पुश समवंस बटन्स। ये हो गए 4 और। बी अ थॉर्न इन समवंस साइड, या नेक भी बोलते हैं। बी अ थॉर्न इन समवंस साइड, और बी अ पेन इन द नेक भी बोलते हैं। बी अ पेन इन द नेक, किसी के नेक में पेन बने हुए हो, या किसी के साइड में थॉर्न बने हुए हो, मतलब उसको परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। मेक समवंस ब्लड बॉयल, उसको भड़का रहे हो।
उसका खून खौला दिया है आपने, मतलब उसको बहुत गुस्सा दिला दिया है, बहुत परेशान कर दिया, हिट अ नर्व, उस इंसान को आपने बहुत ज्यादा ही इरिटेट कर दिया। हो गए 50। तो इन सब का मतलब क्या था कि आप सामने वाले को गुस्सा दिला रहे हो, भड़का रहे हो, परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर। चलो अगले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कोपियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोपियस मीन्स वो चीज बहुत ज्यादा है, ह्यूज क्वांटिटी में, हद से ज्यादा है, मतलब कोपियस है। लार्ज क्वांटिटीज में है, अबंडेंट है। प्लेंटीफुल है, प्रोडिजियस है, अबंडेंट है, एम्पल है, उस चीज का वॉपिंग अमाउंट है, मतलब वो चीज बहुत ज्यादा है। एंटोनिम स्कैंट है, थोड़ी सी है, मीगर है, पोल्ट्री पाल्ट्री है, बहुत कम है, मतलब इत्तू सी है। कोई चीज इत्तू सी होती है, चलो ये तो एडजेक्टिव फॉर्म्स थे। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है मोडिकम। मोडिकम का मतलब क्या होता है कि वो चीज बहुत थोड़ी सी है। स्मिजन, बहुत थोड़ी सी है। मॉर्सल, बहुत थोड़ी सी है। आयोटा, बहुत थोड़ी सी है। पैक है उस चीज का, मतलब वो चीज क्या है, बहुत ही थोड़ी सी है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सम, वेरी लेस अमाउंट। बट ये सारे के सारे क्या थे, नाउन्स थे। तो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ, जो खुदाई की गई, उससे क्या मिला, बहुत सारा सबूत मिला जो बता रहा था कि पहले एक सिविलाइजेशन हुआ करती। तो बहुत सारा सबूत मिला। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटरपेट करना, इस तबाह कर देना। आपने उस चीज को तबाह कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। पूरी तरीके से तबाह कर दिया, इराडिकेट कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, एनहिलिएट कर दिया, मतलब आपने क्या किया, उस चीज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। क्या किया आपने, डेसिमेट कर दिया। क्या किया आपने, रेज कर दिया उस चीज को रेक कर दिया, उस चीज को सेबोटाज कर दिया, मीन्स तबाह कर दिया। एंटोनिम्स बचा के रखे हुए हो, आगे बढ़ा रहे हो, प्रोटेक्ट करके रहे हो। तो बहुत ज्यादा जो रूल्स रेगुलेशंस थे, उन्होंने क्या किया, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को पूरी तरीके से हटा दिया उस रिजर्व से। तो जो गलत तरीके से ट्रेड हो रहा था वो खत्म हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट वर्ड इज स्लोवेनली। स्लोवेनली का मतलब है बहुत ही खराब, हद से ज्यादा खराब। अच्छा, ये देखने में बहुत सारे बच्चों को एडवर्ब लग रहा होगा, लेकिन ये एडवर्ब नहीं होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये शब्द आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब है बहुत ही गंदा, अनटाइडी, केयरलेस या डर्टी, मतलब जो बहुत ही खराब लगे। डिसहेवल्ड मतलब अच्छे से नहीं रखा हुआ है। फ्लैटर्नली बहुत खराब है। अनकेम्प्ड, शैबी है। शैबी का मतलब क्या होता है, बहुत ही खराब है। स्क्रफी है, बहुत ही अनटाइडी है। मेसी है, बहुत ही खराब तरीके से उस चीज को की। एंटोनिम्स इमैक्युलेट है, कोई भी दाग धब्बा कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट है। फर्स्टीडियस, बहुत केयरफुल होके आप काम कर रहे हो। मेटिकुलस, बहुत केयरफुल होके काम कर रहे हो। एकदम प्रिस्टीन है, एकदम परफेक्ट है। इम्पेकेबल है, कोई दाग धब्बा नहीं है, एकदम स्पॉटलेस है। क्या बोलते हैं, इन एप्पल पाई ऑर्डर है, मतलब एकदम परफेक्ट है। तो ऑडिट ने बताया कि कंपनी ने कितने गंदी तरीके से रिकॉर्ड्स बना रखे थे, जिसकी वजह से जांच हुई। एकदम कोई चीज साफ होती है, इसको स्पिक एंड स्पैन भी बोलते हैं। स्पिक एंड स्पैन, ये जो आपको फ्रेजेस बताते हो ना, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, इनको जरूर नोट डाउन किया करो। तो स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या है, कि वो चीज क्या है, वो चीज एकदम साफ सुथरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगले वर्ड पे आ जाते हैं, ऑब्जगेट करना। ऑब्जगेट करने का मतलब है कि आप डांट रहे हो, तो बहुत ज्यादा। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वो आप किसी को बहुत बुरी तरीके से डांट रहे हो, रेप्रीमैंड कर रहे हो, एडमोनिश कर रहे हो, चेस्टाइज कर रहे हो, चाइड कर रहे हो, कास्टिगेट कर रहे हो, मतलब आप उस इंसान को डांट रहे हो। ले इनटू समवन, आप उस इंसान को डांट रहे हो। कमेंट कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो, अक्लेम कर रहे हो, मतलब उस इंसान की तारीफ कर। तो कोच ने टीम को डांटा क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं था मैच के दौरान, इसलिए कोच ने क्या किया, उनकी टीम को ऑब्जगेट करना, डांटना। नेक्स्ट वर्ड इज क्विडिटी। सबसे पहले तो देखो लास्ट में आई टी वाई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आप ही बता दो क्या हो जाएगा, नाउ। क्विडिटी का मतलब क्या है, कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका बेसिक नेचर क्या है, कौन सी चीजें जो उसको डिफाइन करती है।
तो क्विडिटी का मतलब क्या हो गया, उसका बेसिक नेचर, इसेंस, क्विंटेसेंस, नेचर, मतलब उसके अंदर की जो नेचर है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर की जो क्वालिटी है, वो उसकी क्विडिटी होती है। एंटोनिम्स ऊपर ऊपर से है, सिर्फ बाहर से है, सिर्फ बाहर से है, तो ये अंदर का नेचर है और ये बाहर का है। तो फिलोसोफर ने अपना करियर दे दिया किस चीज को समझने में, कि कॉन्शियसनेस का नेचर क्या है, हम जो जिंदा हैं, हम जो अवेयर है, वो क्या है, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूरा करियर लगा दी। लास्ट वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट में देखो दो रूट वर्ड्स हैं, पहला है सरकम, सरकम का मीनिंग होता है सर्कल, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। जो इंसान चारों तरफ देख देख के चल रहा हो, मतलब वो इंसान कैसा होगा, बहुत केयरफुल होगा, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, तो ऐसा इंसान जो बहुत ही केयरफुल है, क्या है, सर्कमस्पेक्ट। प्रूडेंट है, विजिलेंट है, जुडिशियस है, वॉचफुल है, नजर रखे हुए है ना, पूरे टाइम नजर रखे हुए। एंटोनिम्स बहुत ही केयरलेस है, इम्पेटुअस जल्दीबाजी में एक्शन ले लेता है, हीडलेस कोई ध्यान ही नहीं देता, बहुत ही केयरलेस है, लैक्स है, बहुत ही केयरलेस है, रेमिस है, नेग्लिजेंट है, बहुत ही केयरलेस है। तो जो डिप्लोमेट था, जो दूसरी कंट्रीज में रिलेशंस बनाने के लिए गया था, वो बहुत केयरफुल रहा जब वो इंटरनेशनल इश्यूज पे बात कर रहा था जो बहुत सेंसिटिव थे, जिसमें प्रॉब्लम्स हो सकती थी, तो उसमें डिस्कस करते समय वो बहुत केयरफुल था। तो सर्कमस्पेक्ट क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा केयरफुल। मेटिकुलस भी कह सकते, मेटिकुलस इज ऑल्सो व्हाट, केयरफुल। फास्टिडियस इज ऑल्सो व्हाट, केयरफुल। समझ आई सभी को वोकैबुलरी? यस और नो माय चैंपियंस? चले आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। द वैल्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिफोर जजिंग। किसी को भी आप जज करो ना, उससे पहले समझो। बहुत प्यारी स्टोरी है, आज की कहानी है ऋतिक की। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, बट सभी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। तो एक बार मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं तो तुरंत की तुरंत 6000 लाइक्स हो जाने चाहिए। एवरी वन विल लाइक द सेशन, सभी लोग तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। कर दिया सभी ने? हो गए 6000 लाइक्स? क्या बात है, हुए नहीं हुए? ऋतिक जो एक छोटे से टाउन में रहता था, जहां पे लोग क्या करते थे, किसी को लेके भी कोई भी ओपिनियन बना लेते थे। उनको सच्चाई पता नहीं होती थी, और वो क्या करते थे, ओपिनियन बना लेते थे। उसके जो अंकल थे वो बहुत ही कट्टर थे। फेनेटिकल वॉज वॉट, बाइगॉटेड, कट्टर लोग थे। उनको लगता था, पंचुअलिटी को लेके बहुत कट्टर थे, वो मतलब किसी की बात नहीं मानते थे। और उनको लगता था कि कोई भी इंसान अगर लेट आया है तो वो इररिस्पॉन्सिबल इंसान। एक शाम को क्या हुआ, ऋतिक घर पहुंचा और वो बहुत देर से पहुंचा। तो उन्होंने उस ऋतिक से एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा। वो जो अंकल थे वो उसको डांटने लग गए बहुत बुरी तरीके से। ऋतिक को बड़ा दुखी फील हुआ, एगोनी वॉज व्हाट, पेन फील हुआ। फिर भी वो शांत रहा और उसने वेट किया कि सही मोमेंट आएगा तो मैं बोलूंगा। जब हर कोई सेटल हो गया तो ऋतिक ने बताया कि उस सिचुएशन का नेचर क्या था, मतलब किस तरह की सिचुएशन उसके सामने आ गई थी। क्विडिटी मीन्स नेचर। जब वो जा रहा था तो उसको रुकना पड़ा, क्योंकि एक इंसान था, बूढ़ा इंसान था, जो बहुत चोट लग गई थी उसको। और ऋतिक ने वेट किया जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ गई। फिर जब पूरी स्टोरी सुनी उसके अंकल ने, उसकी फैमिली ने, तो सब लोग एक ही बात पे अग्री हो गए। कॉन्सोनेंस मीन्स अग्रीमेंट वापस आ गया, तो सबका एंगर चला गया और सब ने ऋतिक को समझ लिया। ऋतिक की जो दादी थी, उन्होंने हर किसी को याद दिलाया कि लोगों के अंदर ना पेशेंस होना चाहिए। इन्योर का मतलब है आपको आदत होनी चाहिए, अकस्टम्ड होने चाहिए आप पेशेंस के। आपको जल्दीबाजी में कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको पहले सिचुएशन समझनी चाहिए फिर रिएक्ट करना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। उन्होंने बहुत सारी, कोपियस मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, तो उसकी दादी ने बहुत सारी कहानियां सुनाई अपनी जिंदगी में। उसने बताया कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, इसकी वजह से बहुत रिग्रेट होता है। जनरली ब्रेकअप्स भी क्यों होते हैं, ब्रेकअप का एक रीजन मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, आपके अंदर पेशेंस नहीं होता। तो ऋतिक के अंकल को अपना बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सॉरी बोला। उन्होंने बोला कि वो इस आदत को ही हटा देंगे, एक्सटरपेट कर देंगे, मीन्स रिमूव कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तबाह कर देंगे, कि वो इतनी जल्दी जजमेंट्स बना लेते हैं सच्चाई को बिना जाने। उन्होंने ये भी बोला कि उनकी ये जो बहुत ही खराब, स्लोवेनली मीन्स डर्टी, बहुत गंदी आदत जो है, कि वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इसकी वजह से लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। उस दिन से फैमिली जो है बहुत केयरफुल हो गई कि वो क्या बोल रही है किसको और क्या उसके एक्शन है। वो पहले ध्यान से सुनते थे रिएक्ट करने से पहले, और उनको पता लगता था कि अंडरस्टैंडिंग से रिश्ते अच्छे हो।
तो हमेशा रिएक्ट करने से पहले सुनो। आपने देखा होगा मैक्सिमम लड़ाइयाँ जो होती हैं, घर में लड़ाई होती है पेरेंट्स से या ब्रदर सिस्टर या अपने पार्टनर से, किसी से भी लड़ाई होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम बिना सुने रिएक्ट करते हैं। तो डोंट रिएक्ट विदाउट लिसनिंग। तो कभी भी सिचुएशन को जज ना करो जब तक आपको पूरी सच्चाई ना पता हो। पेशेंस होगा आपके अंदर, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपके डिसीजन अच्छे। मैम आज ही मेरे साथ हुआ था ये, अब मुझे समझ में आ रही है अपनी। ऑलवेज लिसन टू द पर्सन बिफोर रिएक्टिंग। ये सारे के सारे वर्ड्स आप टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा, वहां से रीड कर। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से। पहला वर्ड है क्रैश। क्रैश क्या होता है? जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है उनकी केयर करने। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी केयर की जाती है जब पेरेंट्स काम कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रैश। क्रिमेटोरियम, जहाँ पे बॉडी को क्रीमेट किया जाता है, जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो क्रिमेटोरियम। क्रीमेट करने का मतलब क्या होता है? क्रीमेट करने का मतलब वही होता है कि आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे दाह संस्कार कर रहे हो, जहाँ पे बॉडी को जला रहे हो। कॉन्वेंट, जब बहुत सारी नन्स साथ में रहती हैं उस पूरी कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट। कॉन्वेंट स्कूल्स भी होते हैं। सिमेट्री, जहाँ पे बॉडीज को दफनाया जाता है, तो जहाँ दफनाया जाता है उसको बोलते हैं सिमेट्री, और जहाँ जलाया जाता है उसको बोलते हैं क्रिमेटोरियम। दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं, बट दोनों वर्ड्स का मीनिंग आप सभी को पता होना चाहिए। जहाँ दफनाया जाता है उसको क्या भी बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड इज ऑल्सो व्हाट? कब्रिस्तान। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। ब्रू अप। ब्रू अप का मतलब क्या है? कोई चीज बन रही है, तूफान आ रहा है, कुछ पक रहा है, मतलब कोई चीज बन रही है। तूफान आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, समथिंग इज ब्रूइंग अप, कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। टॉम, तूफान आ रहा है वेस्ट में, ब्रू अप कर रहा है। ब्रेक थ्रू, आपने बहुत बढ़िया सक्सेस पा ली है, आपको बहुत अच्छी डिस्कवरी मिल गई है, आप आगे बढ़ गए हो। ब्रेक थ्रू इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, मतलब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया डिस्कवरी हुई। साइंटिस्ट को एक ब्रेक थ्रू मिल गया, बहुत बढ़िया डिस्कवरी मिल गई। ब्रेकअप तो सबको पता है, रिश्ता ही तोड़ दिया आपने, दूर दूर हो गए। ब्रेक विद का मतलब भी वही होता है, रिश्ता तोड़ दिया, हाँ, दूर दूर हो गए। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। ऑन द वाइन। ऑन द वाइन का मतलब क्या है? अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, अभी वो अपनी डेवलपिंग स्टेज पे ही है। इसका मतलब क्या है? ऑन द वाइन है। अच्छा, इसके जैसा एक और फ्रेज होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंड दैट इज ऑन द ग्रेप वाइन। ऑन द ग्रेप वाइन का मतलब क्या? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी। तो कोई भी चीज अगर ऑन द ग्रेप वाइन आई है, इसका मतलब है उड़ती उड़ती खबर आई है, मेरे वर्ड ऑफ माउथ से आई है। आपने कोई बात उड़ती उड़ती सुनी है, आपका चैनल क्या है? वर्ड ऑफ माउथ का है, ऑन द ग्रेप वाइन। मतलब आपको कंफर्म नहीं है कि वो सच है या नहीं, वो एक अफवाह भी हो सकती है। अफवाह को क्या बोलते हैं? र्यूमर भी हो सकती है। अच्छा, अगर आपको कंफर्म है कि वो बात बिल्कुल सही है, तो वो बात आपने कहाँ से सुनी है? ऑन द हॉर्स माउथ, या फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं। मतलब आपने वो बात कहाँ से सुनी है? घोड़े के मुंह से सुनी है, मतलब वो बात एकदम जेन्युइन सोर्स से आई है, आपको उस बात पे पूरा विश्वास है। तो अगर ग्रेप वाइन से सुनी है तो उड़ती उड़ती खबर है, हॉर्स के माउथ से सुनी है तो एकदम पक्की बात है। ब्रेड एंड सर्कसेस, मतलब आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो? उनको प्लेजर दे रहे हो कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। बैग आउट करना, खाली बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, रिलैक्स कर। सैलेड डेज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। सैलेड डेज मतलब जब आप बहुत यूथफुल थे, आपके अंदर मासूमियत थी, आप कुछ जानते नहीं थे, दुनिया आपको पता नहीं था कैसी चलती है, उसको क्या बोलते हैं? सैलेड डे। कैबेज पैच, जहाँ पे आप वेजिटेबल्स ग्रो करते हो, उस एरिया को बोलते हैं कैबेज। तो सारे के सारे कुछ ना कुछ खाने से रिलेटेड थे। वाइन, ब्रेड, वेज, सैलेड और कैबेज, सबका मीनिंग अलग है। ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ोगे, आप सभी को शेयर हो जाए। समझ में आई सभी को वोकैबुलरी? मजा आया पढ़ने में? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। फॉलिंग बिहाइंड, हम पीछे रह रहे हैं या कोई चीज पीछे रह रही है। मुंबई की बात करने वाले हैं और वहां की बारिश की बात। क्या बात है? चलिए पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द साउथ वेस्ट मानसून, तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो बारिश का जो सीजन है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून में जो साउथ वेस्ट की तरफ से आता है, ये बहुत एक्टिव है वेस्टर्न इंडिया में। मतलब वेस्टर्न इंडिया में खूब बारिश होगी। वेस्टर्न इंडिया कौन हो गया? मुंबई वाला साइड। विथ साउथ वेस्टर्ली विंड्स, जो वहां की जो हवाएं आ रही हैं वो भरी पड़ी है, लोडेड मीन्स भरी पड़ी है मॉइस्चर से, मतलब उनके अंदर मॉइस्चर है। स्वीपिंग ओवर, स्वीपिंग मीन्स वो किस चीज को कवर कर रही है? वेस्टर्न घाट्स को। और डिलीवरिंग क्या लेके आ रही है? इंटेंस मीन्स बहुत ज्यादा बारिश लेके आ रही है कोंकण कोस्ट पे। और जो बाकी वेदर सिस्टम्स हैं ऑफशोर, ऑफशोर मीन्स जो तट से थोड़ा सा दूर है, वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके आ रहे हैं मुंबई के ऊपर। तो बाकी सिस्टम्स मुंबई पे बारिश कर रहे हैं और जो आसपास के एरियाज है। अगर हम शहरों की बात करें तो रेनफॉल की इंटेंसिटी ज्यादा मैटर करती है, कि रेनफॉल कितनी तेज हुई, बारिश कितनी तेज हुई, वो ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू कितनी बारिश हुई। मुंबई जो है एब्जॉर्ब कर लेता है मॉडरेट, अगर थोड़ी बहुत ठीक ठाक रेनफॉल हो बहुत सारे घंटों तक तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जैसा कि बहुत सारे इंडियन शहरों में है, वो बहुत ज्यादा बारिश को नहीं हैंडल कर पाता जो छोटे बर्स्ट में हो। तो ज्यादा बारिश हो जाए लेकिन लंबे टाइम तक हो जाएगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो हम हैंडल नहीं कर पाते, मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम हैंडल नहीं कर। बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो वो ओवरवेल्म कर देती है, ओवरवेल्म मीन्स भर देती है। किस चीज को भर देती है? रिवर कैचमेंट। तो जो रिवर कैचमेंट होते हैं जहाँ से बारिश का पानी हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि सड़कों पे ओवर फ्लडिंग ना हो जाए, तो महाराष्ट्र में वो भी भर जाते हैं जो नासिक के आसपास हैं। और जो हाई टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स में जब समुद्र का लेवल बढ़ जाता है तो इसकी वजह से जो मुंबई का वाटर ड्रेनेज वाला सिस्टम है उसकी भी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसकी वजह से शहरों में और ज्यादा बाढ़ सी आ जाती है। मुंबई पुणे की जो रेल सर्विसेज थी उनको रोक दिया गया। कब? जब लैंडस्लाइड हुए भोर घाट में और फ्लाइट भी अफेक्ट हो गई। मतलब इतनी बारिश हो गई कि रेलवेज बंद हो गए, रेल सर्विसेज बंद हो गई, फ्लाइट्स पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, फ्लड से आ गए सिटीज के अंदर, मतलब इतना पानी आ गया, ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर पाया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। और ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई? ये प्रॉब्लम्स इसलिए हुई क्योंकि बारिश थोड़े से समय में बहुत ज्यादा हो गई। यही बारिश घंटों घंटों तक चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो। चलिए पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद हो गया, मुंबई गोवा हाईवे बंद हो गया, इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे में, इन सब चीजों ने डिस्टर्ब कर दिया, चीजों को खराब कर दिया। स्पीकिंग टू दी, और किस चीज को बारे में बोलते हुए? इंक्रीजिंग एरेटिसिटी। एरेटिसिटी का मतलब क्या होता है? इरेगुलरिटी, कभी कम कभी ज्यादा कभी बहुत। तो ये जो इरेगुलरिटी बढ़ती जा रही है मॉनसून की बारिश की, जो वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज मीन जो कमजोरियां हैं, तो जो कमजोरियां हैं क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मीन पूरे पूरे सीधी लाइन में जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। एंड द ईज, और जिस ईज से, जिस कंफर्ट से जो नेचुरल डिजास्टर के इफेक्ट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर कोई हो रहा है उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है कैस्केडिंग फेलियर से। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? वैसे कैस्केड का मतलब होता है वाटरफॉल।
ऊपर से नीचे आता हुआ। यहाँ पे कैस्केडिंग का मतलब क्या है, बैक टू बैक। तो बार बार फेलियर्स होने की वजह से चीजें प्रॉब्लमैटिक हो गई। कैस्केड वैसे क्या होता है, कैस्केड इज अ वाटरफॉल। चौल, एक चौल थी लोगों के रहने का पूरा चौल, चौल समझते हो ना, मुंबई में चौल्स होती हैं, तो पूरा का पूरा जहां लोग रहते हैं वो गिर गई मनखुड में। इसकी वजह से 5 बच्चों की जिंदगी चली गई। मुंबई जो है एक पेनिनसुला पर है, जो बना हुआ है रिक्लेम्ड लैंड पे। मतलब रिक्लेम्ड लैंड का मतलब क्या है कि पहले वहां पे कुछ और हुआ करता था, एक पेनिनसुला होता था। पेनिनसुला का मतलब क्या है, जिसके चारों ओर पानी ही पानी होता है। तो मुंबई के चारों ओर पानी ही पानी है, तो उस लैंड को हमने यूज किया, मुंबई बना दिया। पहले वहां पे, फॉर्मर का मतलब क्या है, पहले पहले वहां पे क्या होते थे, मार्शेस होते थे। मार्शेस शब्द का मतलब क्या होता है, वही कि पानी चारों तरफ था, पानी वहां पहुंच गया था। लैंड तो थी बट वहां पे पानी का भी इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से वो लैंड गीली रहती थी पूरे टाइम पे। उसको बोलते हैं मार्शेस। टाइडल फ्लैट्स होते थे। टाइडल फ्लैट्स का मतलब ही वही है, वही समुद्र से रिलेटेड ही वर्ड्स हैं ये। लो लाइन कोस्टल एरिया, समुद्र के तट होते थे जो कि बहुत नीचे की तरफ होते थे। इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ सकती है जब बारिश भी हो जाए, और कंसाइड मीन्स टाइम मैच हो जाए, टाइम साथ में साथ क्या हो जाए, बहुत हाई टाइड आ जाए। हाई टाइड में जब समुद्र की वेव जैसे ऊपर जाती है, इसको हाई टाइड बोलते हैं। फिर क्या हुआ मुंबई में, प्रॉब्लम और ज्यादा कंपाउंड हो गई, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई प्रॉब्लम, इतने सालों से हैफेजेड, हैफेजेड मीन्स नॉट प्रॉपर, अच्छे से उन्होंने अर्बनाइजेशन नहीं किया, शहर में कन्वर्ट नहीं किया उसको, जगह जगह खराब तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से पानी अब क्या होता है, रन ऑफ करता है, पानी आगे की तरफ जाता है, वो ग्राउंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसे। ग्राउंड क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, क्यों, क्योंकि सीमेंट के या कंक्रीट के फर्श बन जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है सॉइल के अंदर नहीं जा पाता, तो वो रन ऑफ करता है, वो फ्लो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नालियां होती हैं उनमें ज्यादा पानी उनको हैंडल करना पड़ता है, जबकि उनकी लिमिट उतनी होती नहीं है। तो जुलाई 2005 में फ्लड आए थे, जब 944 की बारिश 24 घंटे में हो गई थी, तो मुंबई ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था ब्रिम स्टोवर्ट प्रोजेक्ट, और अपनी सारी नालियों को चौड़ा बनाया था। उसने पंपिंग स्टेशन इंस्टॉल किए थे, और उसने प्री मानसून डीसिल्टिंग करी थी, मानसून से पहले नदियों वगैरह में डीसिल्टिंग करी थी, या नालियों वगैरह में डीसिल्टिंग। डीसिल्टिंग का मतलब क्या है, जितनी भी रेत वेत है उसको हटा दो, जिससे कि पानी ब्लॉक ना हो। तो ये सारी चीजें की गई थी कब, जब जुलाई 2005 में फ्लड्स आए, तो उसके बाद मुंबई में सारे कदम उठाए गए। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं देखते हैं। मैनी ऑफ दीज वर्क्स, तो ये जितने भी इनमें से बहुत सारे काम थे, ये आज भी कंप्लीट नहीं हुए, और कुछ कंप्लीटेड अपग्रेड्स, और कुछ हमें लगता है कि चीजें ठीक जो हुई हैं उनके पीछे एक अजम्पशन है, उनके पीछे एक सोच है कि मॉनसून के लेके कि क्लाइमेट चेंज ने जिस चीज को कमजोर बना दिया। मतलब जितना भी चेंज हुआ था मुंबई में, जो जो प्रोजेक्ट में काम किए गए थे, आधे से ज्यादा तो पूरे नहीं हुए, और जो पूरे हुए हैं वो उस सोच के हिसाब से हुए हैं जो सोच आज वैलिड ही नहीं है। मॉनसून उस सोच को ऑलरेडी कमजोर बना चुका है। मतलब उनको लग रहा था इतनी ही बारिश हो सकती, तो उन्होंने इतनी ही चौड़ी करी, बट बारिश बढ़ गई, और अभी भी वो उतने चौड़े नहीं हुए। ऑफिशियल्स ने और क्या बोला है कि जो प्री मानसून डीसिल्टिंग है, कि मानसून से पहले जो हम डीसिल्टिंग करते हैं, जितना भी रेत वेत सब होते हैं जो हटा देते हैं, कूड़ा वूड़ा हटा देते हैं, चीजों को क्लीन कर देते हैं, इसकी वजह से फ्लडिंग रुक जाती है मुंबई के पार्ट्स में। लेकिन जो पानी आता है मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे में जो आया, जो चौल गिर गई,
जो पेड़ गिर गए कुर्ला और आरे में, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिडंडेंसीज नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिडंडेंसी का मतलब कि आपके पास एक्स्ट्रा चीजें ही नहीं है। और बीएमसी ने जो इतनी देरी से एडवाइजरी दी, डॉक्यूमेंट दिया बिल्डर्स को कि आप रोक दो हजार्डस कंस्ट्रक्शन, जो इतना डेंजरस कंस्ट्रक्शन है आप उसको हॉल्ट कर दो, हॉल्ट मीन्स स्टॉप कर दो। ये सब क्या दिखाता है कि सरकार के काम में कमी है, लैप्स मीन्स कमी। तो सरकार के काम में कमी है भाई, पेड़ गिर रहे हैं, चौल गिर गई है, पानी आ गया है एक्सप्रेसवे के ऊपर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं है, आपको जो कंस्ट्रक्शन रुकवाना था वो आप देर से कर रहे हो। ये सब दिखाता है कि सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। अब मुंबई में जो जिम्मेदारी है वो बटी हुई है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी स्प्लिट है, मीन्स बटी हुई है कि बीएमसी को काम दिया जाता है लोकल ड्रेनेज का और रोड्स का, आईएमडी को काम दिया जाता है कि अब बताओ वेदर कैसा होगा, एनडीआरएफ, दो रेलवे जोन्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, हाईवे अथॉरिटीज है, इन सबके बीच में जिम्मेदारी बटी हुई है, सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते। ओवरऑल जो सिटी है वो इंप्रूव हुआ है कि सिटी बंद हो जाता है, जिंदगियों को बचाने के लिए सिटी का ऑपरेशन बंद हो जाता है और डेथ का नंबर कम हो जाता है, टोल मीन्स नंबर। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, अर्बनाइजेशन जो है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन मीन्स शहर डेवलप होता जा रहा है, इवॉल्व मीन्स डेवलप, ये डेवलप होता जा रहा है, अर्बनाइजेशन मीन्स लोग आते जा रहे हैं शहर में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो रहा, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स सब अच्छी नहीं हो रही है। ये सिर्फ वेट कर रहे हैं, क्या वेट कर रहे हैं कि सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डिमांड को पूरा करेगी। ये जो वेट कर रहे हैं ये एक बहुत ही खराब स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। तो ऑथर ने मुंबई गवर्नमेंट की भर भर के बुराई करी है कि तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कर पा रहे हो, इतनी सारी डेथ हो रही है, इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं, सब जगह पानी पानी हो रहा है, फ्लड आ रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, और तुम जो वेट करने वाली जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। पैसेज समझ आया सभी को? चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा ईडीएम है जो बहुत अच्छे से बता रहा है ऑथर ने जिस तरीके से मुंबई की सरकार ने जैसे काम किया उसके बारे में बोला है? तो हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब बहुत ही रिस्की काम कर रही है सरकार, मतलब सरकार चीजों को ठीक नहीं कर रही है और रिस्की काम कर रही है, सही बात है। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत सारी चीजें मिलकर एक तूफान ला देंगी, तो तूफान लाने की बात तो हो रही है, मतलब बहुत सारे इवेंट्स होंगे जो मिलके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, सही बात है, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो रही है। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसका मतलब क्या है, कुछ खराब है उसमें भी ब्लेसिंग है, तो कुछ खराब चीज है उसमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है, तो अच्छा की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ऑथर की टोन ओवरऑल नेगेटिव थी। पॉट ऑफ गोल्ड भी पॉजिटिव टोन का ही हो गया कि सोने का आपको मटका मिल गया, मतलब बढ़िया चीज मिल गई है, तो ये तो नहीं हो सकता। पेंडोरास बॉक्स मीन्स प्रॉब्लम है का पिटारा। राइटिंग ऑन द वॉल मीन्स कुछ खराब होने वाला है, तो ए और सी दोनों की टोन नेगेटिव थी, कुछ खराब होने वाला है, चीजें खराब हो रही हैं, सरकार का जो रिस्पॉन्स है बहुत रिस्की है, ऐसे रिस्क हो सकती है बहुत बड़ी, तो आंसर वॉज ए एंड। कौन सा स्टेटमेंट आप पैसेज से निकाल सकते हो, जो शहरों में फ्लड की रिस्क है वो सिर्फ बारिश पे नहीं होती है, इस पे भी होती है कि वहां का ज्योग्राफी कैसी है, सही बात है, सिर्फ बारिश की वजह से फ्लड नहीं आता है, वहां का एरिया कैसा है, वहां पे समुद्र है या नहीं, जो एरिया है वो नीचा है या ऊपर है, इन सब चीजों पे भी डिपेंडेंट होता है कि बाढ़ आएगी नहीं आएगी, सही बात है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कम हो गई है जो हमारी प्लानिंग है शहरों की, वो खराब हो गई है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहले इसको ठीक मानते थे, तो पहले माना गया था कि शहरों की प्लानिंग ठीक हुई है, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से वो प्लानिंग खराब हो रही है, सही बात है। जो मेन रीजन है ट्रांसपोर्ट में जो प्रॉब्लम्स आई उसका, वो ये था कि हमारे पास फोरकास्टिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी, मेन रीजन ये तो नहीं था। आंसर वॉज ए, बोथ ए। क्या इन्फ्लुएंस आप निकाल सकते हो ऑथर ने जो मुंबई का जो पूरा ज्योग्राफी समझाई है उसकी बात से? तो जो कोस्टल टोपोग्राफी होती है, जो समुद्र के तट के पास की सिटीज होती हैं, इनमें फ्लड को लेके ज्यादा कमजोरी होती है। क्यों? जब भी अगर टाइड आया मान लो और बारिश हो गई तो दोनों चीजों की वजह से फ्लड आ सकता है, सही बात है। तो जो सिटीज समुद्र के तट पर है उनके लिए ज्यादा रिस्क है। लैंड रिक्लेमिनेशन, मतलब वो एक समुद्र के तट के पास की लैंड थी जिसको यूज किया गया मुंबई को बनाने के लिए, इसकी वजह से सिटी डिपेंडेंट ही नहीं है ड्रेनेज पे, बिल्कुल गलत बात है। इसने पूरी तरीके से सिटी का डिपेंडेंसी खत्म कर दिया ड्रेनेज पे, नहीं भी ड्रेनेज पे तो डिपेंडेंट होता ही है सिटी। जो अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, जो शहर बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से तो लैंड की जो कैपेसिटी है रेन वाटर को एब्जॉर्ब करने की, वो कम होती जा रही है, सही बात है। जब भी शहरीकरण होता है तो क्या होता है, सीमेंट के या कंक्रीट की जमीनें बनती हैं, जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं जा पाता है, रेन वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड। जो इकोनॉमिक कॉस्ट हुई, बार बार डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं, सही बात है, इकोनॉमिक कॉस्ट हो रही है, रेलवेज बंद हो रहे हैं, फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, हाईवे पे पानी आ रहा है। आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में जो जो ग्रुप्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, आपस में जो जो अथॉरिटीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं, और इंस्टीट्यूशन तैयार है या नहीं, इसके ऊपर भी ऑथर ने बात करी है। पहले से कितनी बारिश होती आई है, पहले से बारिश की बात नहीं करी, इस बार की बारिश की बात करी। तो आंसर इज व्हाट, ए एंड बी दोनों के दोनों, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज द आंसर। कोई भी ऑप्शन पैसेज में नहीं। हमें ये नहीं बताना कि कोऑर्डिनेशन है या नहीं, इसको देखो कौन से पैरामीटर के बारे में ऑथर ने बात करी ये बताना है। तो ऑथर ने इस पैरामीटर की बात करी, ऑथर ने इस पैरामीटर की बात करी, ऑथर ने इसकी बात नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगला, ओवरऑल टोन कैसी है, एनालिटिकल है, बिल्कुल ऑथर ने चीजों को एनालाइज किया है। ऑथर को दया आ रही है। कॉमिसरेटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपैथी, कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, क्या ऑथर ने सिंपैथी दिखाई है, दया दिखाई है? हाँ, ओमिनस, कुछ खराब हो जाएगा, अगर सरकार अभी भी अच्छे से काम नहीं करेगी तो चीजें खराब हो जाएंगी, ऑथर वार्न कर रहे हैं कि हाँ कुछ खराब हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर इज सी, बोथ ए, ए और सी दोनों के दोनों आंसर्स। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। ऑल द बेस्ट। एक रिक्वेस्ट करूंगी फिर से, जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया है वो आज तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन।
चलिए लेट्स लुक एट द स्किमिंग पार्ट नाउ। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, है ना। बैड फॉर बोथ, दोनों के लिए खराब है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई की हम बात करने, 4 साल हो गए रशिया ने जब से अटैक किया है। यूक्रेन ने तरीके ढूंढे हैं जिससे कि रशिया के लिए महंगी पड़े ये वॉर। वो उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा है, क्रीमिया पे उसने रोक लगा दी है ड्रोन की। जब वॉर शुरू हुई थी तो यूक्रेन का जवाब क्या था कि वो रोक रहा था रशिया को आगे बढ़ने और इंटरनेशनल सपोर्ट मांग रहा था। फिर वॉर चलती रही, यूक्रेन को सपोर्ट भी मिला वेस्टर्न पार्टनर से, रशिया के ऊपर पेनल्टीज भी लगाई गई, लेकिन इन सब चीज़ों से रशिया रुका नहीं और वो आगे कैप्चर करता रहा। दोनों साइड्स को बहुत सारी डेथ्स हुई हैं दोनों साइड्स में। यूक्रेन की इकोनॉमी जो है वेस्टर्न हेल्प पे बहुत डिपेंडेंट हो गई है। यूक्रेन ने भी चेंजेस किए हैं, उसने बहुत सारे ड्रोन्स फेंकना स्टार्ट कर दिया है, तो लड़ाई चले पे चले जा रही है। रशियन प्रेसिडेंट के लिए जो चाह रहे थे कि पहले रशियन पब्लिक को बचा लें इस वॉर के रिजल्ट से, ये जो अटैक्स है रिमाइंडर है कि वॉर जो उनके घर पे भी आ गई है, रशियन पब्लिक को भी इम्पैक्ट डाल रही है। जो अटैक हुए हैं रशियन ऑयल फैसिलिटीज़ पे, इनकी वजह से रशिया की कैपेसिटी भी कम हो गई है रिफाइनिंग करने की। यूक्रेन ने वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट किया है। तो रशिया ने जो कैप्चर किया था 2014 में, इसके ऊपर भी अटैक हुए हैं। मिस्टर जेलेंस्की जो है अपना प्रेशर को यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि मिस्टर पुतिन को वो नेगोशिएशन करवा पाएँ और लड़ाई रुकवा सके, लेकिन ड्रोन वाली लड़ाई से रशिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पिछले हफ्ते रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि उसने ईस्टर्न सिटी को कैप्चर कर लिया है। रशिया अब जब 20% ऑफ यूक्रेन को से ज़्यादा कंट्रोल करता है। रशिया ने लगातार नाटो कंट्रीज में इल्ज़ाम लगाया है कि वो यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं जिससे कि यूक्रेन उसके ऊपर अटैक कर पा रहे हैं। मिस्टर पुतिन प्रेशर में है कि वो जीत नहीं पा रहे हैं और लड़ाई बढ़ती जा रही है। सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है। यूक्रेन रशिया को इकोनॉमिकली तो नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन बैटलफील्ड पे नहीं जीत पा रहा है। रशिया को मिलिट्री लॉस, रशिया भी यूक्रेन के मिलिट्री लॉसेस तो कर सकता है लेकिन रशिया के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है जीतने का, तो इन दोनों को मिलजुल के बातचीत करनी चाहिए, लड़ाई रोकनी चाहिए, डिस्कशंस करने चाहिए इन टॉपिक्स। तो हमने ऊपर ऊपर से पैसेज पढ़ लिया। तो ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है बताओ, ऑथर क्या कह रहे हैं इस लड़ाई को लेके। यूक्रेन का ड्रोन कैंपेन की वजह से मिलिट्री बैलेंस उसके फेवर में आया है? नहीं, किसी के फेवर में नहीं है। दोनों कंट्रीज को बहुत नुकसान हो रहा है लेकिन किसी के पास भी रास्ता नहीं है अपनी बातों को कंप्लीट करवाने का। सही बात है। वेस्टर्न पेनल्टीज की वजह से रशिया कमजोर पड़ गया है, क्रिपल हो गया, पूरी तरीके से हार गया है? नहीं। रशिया जो बैटलफील्ड में आगे बढ़ रहा है वो बता रहा है कि यूक्रेन की जो स्ट्रैटेजी है वो बेकार है? नहीं, दोनों ही की स्ट्रैटेजीज एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की है, दोनों के पास ही लेकिन सोल्यूशन नहीं है। तो आंसर वॉज बी। अगला, यूक्रेन जो अटैक कर रहा है उसका क्या मकसद है? जिससे कि रशिया की कैपेसिटी खत्म हो जाए? नहीं। रशिया को कंपेल करे कि वो सारी रिसोर्सेज को हटा दे वहां से? नहीं। नाटो को लेके आए वो? नहीं। उसका मकसद क्या है कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर डाले कि रशिया उसके साथ डिस्कस करे और लड़ाई को रोके। आंसर वॉज डी। कोर्स एवरीवन। चले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक्रिमनी इज दुश्मनी, बेनेवोलेंट वो इंसान बहुत बढ़िया है, काइंड है। क्लैंडस्टाइन छुप छुप के काम हो रहा है। डिराइड आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। इंसिसिव ऐसी बात जो बहुत शार्प है। DABE। कोर्स एवरीवन। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। पुट द कैट अमंग द पिजन्स, आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। मेक अ बी लाइन फॉर सीधा सीधा जा रहे हो। लीव नो स्टोन अनटर्न, हर संभव कोशिश कर रहे हो। गेट कोल्ड कंफर्ट, ना के बराबर सुकून मिला है आपको। रीड द रायट एक्ट, किसी को बहुत बुरी तरीके से डांट रहे हो। CBAE। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स। तो एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चे की जिम्मेदारी। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है आर्यन राज। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आती बुक भिजवा दे। मजा आया आज के सेशन में? जितने लोगों ने अभी तक प्रोफेशनल बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेंगे। कोड आपका NBC लगेगा, आपको मैक्सिमम मिल जाएगा 1400 रुपीज़ में। आपको कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। क्लासेस आपकी येस ऑफिसर एप्लीकेशन पर होती हैं। आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट,
मॉक टेस्ट, सारी की सारी चीज़ें आपको करवाई जाती है। मतलब इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप 3 महीने भी रेगुलरली एडिटोरियल और परफेक्शन में आ गए तो। यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आपको येस ऑफिसर का इंग्लिश एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, स्पेसिफिकली आप बैंकिंग की तैयारी करो तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। ये ऑफर प्राइस चल रहा है, इसके बाद ये ऑफर प्राइस एक्सटेंड नहीं होगा। इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी आपको करवाई जाएगी। 40,000 टू 50,000 वैकेंसीज हर साल आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज तक बैंकिंग एग्जाम्स में आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। 6 महीने के अंदर आपको आपकी जॉब मिल जाती है, आपका ऑफर लेटर मिल जाता है। सिलेबस सारे बैंकिंग एग्जाम्स का सेम होता है, तो आपको अलग अलग से तैयारी भी नहीं करनी पड़ती। तो अगर आप सोचो तो आज से भी अगर सोचो तो आप 6 to 8 मंथ्स में बहुत अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन, तो मेक श्योर करो कि आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करो और डिले मत करो, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स का सीजन स्टार्ट हो चुका है। SBI PO, IBPS PO की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आ जाएंगी, फिर RRB की भी नोटिफिकेशन आ जाएंगी। दिस इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे अच्छा समय है अपनी तैयारी करने। ठीक है, यहाँ से आप रिन्यू कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF सारी मैक्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरी। बट मेक श्योर करो क्लास में ज़रूर आना, एक सिंगल सेशन